गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। तो कल हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति की पूरी एक हल्की सी झलकी हम लोगों ने प्राप्त की। अब हम लोग जानेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे और परीक्षा के लिहाज से हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग अपनी कॉपी खोलिए और कॉपी खोल के डालिए चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति डाल लिया? ठीक है। अब एक आप लोगों को हेडिंग डालनी है। एक हेडिंग डालना आप लोग, फ्रांस का समाज। फ्रांस का समाज। फ्रांस का समाज हेडिंग डाल ली। डाल लिया? ठीक है। अब फ्रांस का समाज आपने जो हेडिंग डाली है उसमें ब्लू कलर के पेन से आपको लिखना है। चलिए लिखिएगा उसमें। लिखिए। देखो देखो, क्रांति से पहले का, क्रांति से पहले का फ्रांस का समाज। क्रांति से पहले का फ्रांस का समाज। देखो, 3 एस्टेट्स में, 3 एस्टेट में विभाजित था। विभाजित था। विभाजित था। 3 एस्टेट में विभाजित था। इसके बाद तुम लोगों को प्रथम हेडिंग देना है, प्रथम एस्टेट। ये हेडिंग डालनी है आप लोगों को। क्या सभी लोगों ने हेडिंग डाल ली? ओके सर। प्रथम एस्टेट। ठीक है, इसमें लिखो। देखो, यह पादरी वर्ग था। यह पादरी वर्ग था। यह पादरी वर्ग था। देखो, इस वर्ग को कई विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। कई विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। कई विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। जैसे जैसे राज्य को कर देने संबंधी विशेषाधिकार। संबंधी विशेषाधिकार। ठीक है। और लिखो। देखो, पादरी वर्ग किसानों से टाइद नामक कर प्राप्त करता था। कर प्राप्त करता था।
और लिखो चर्च के अपने कर्मचारी, चर्च के अपने कर्मचारी एवं अपनी सरकार होती थी, एवं अपनी सरकार होती थी, होती थी। ये तो हुआ हमारा प्रथम स्टेज। और इसमें तुमने पादरी वर्ग के बारे में जाना, वो तो तुम लोग पहले ही जानते हो, लेकिन कैसे हमें एग्जाम में लिखना है ये सीख रहे हो। अब लिखो द्वितीय स्टेज। और इसमें कौन सा वर्ग था? पुल्लिंग वर्ग। पुल्लिंग वर्ग, वेरी गुड, पुल्लिंग वर्ग। तो लिखो, हेडिंग डालो द्वितीय स्टेज, हेडिंग डाल दी, ठीक है। इसमें लिखो इस वर्ग में, इस वर्ग में धनी और कुलीन व्यक्ति शामिल थे, धनी और कुलीन व्यक्ति शामिल थे। जो जनता का शोषण करते थे, जो जनता का शोषण करते थे। जो जनता का शोषण करते थे। और लिखो ये, लिखो यह वर्ग किसानों से सामंती कर प्राप्त करता था, किसानों से सामंती कर प्राप्त करता था। पिछली क्लासों में आपने जाना था कि जो प्रथम स्टेज पादरी वर्ग था वो टाइम नामक टैक्स लेता था, और जो द्वितीय से जो कुलीन वर्ग था वो लेता था सामंती कर। इतनी बात स्पष्ट हुई। अब तुम्हें दूसरा वर्ग पर गया, थर्ड डालो, तृतीय, तृतीय। अब ये है हमारा निर्धन लोगों वाला, ये तो तुम लोग जानते हो पहले से ही। चलो इस पे भी लिखूं, लिखो जनसंख्या के शेष बचे लोग, जनसंख्या के शेष बचे लोग तृतीय स्टेट में आते थे। इतनी बात क्लियर हुई। जो बची हुई जनसंख्या थी वो हमारी कौन से स्टेट में थी? तृतीय स्टेट में थी। बिल्कुल सही बात है। अब इनमें कौन कौन आते थे, तुम्हें हमने एक डायग्राम ऐसा बनवाया था जो सबसे पहले बनाया था, पहले ही दिन तुम्हें एक डायग्राम प्राप्त हुआ था। उसमें तुमने प्रथम स्टेट, द्वितीय और तृतीय के ऐसे करके एक डायग्राम यहां से बनाया था। वही डायग्राम को इसके नीचे बना लोगे। समय की बचत होगी, इतना कम तुम लोगों के ऊपर हम छोड़ दें, ये तुम होमवर्क समझ लेना। तो थोड़ी सी जगह छोड़ दो, और अगर रिकॉल ना आए तो तुम्हारे पास वीडियो उपलब्ध है, और फर्स्ट वीडियो में ही देखना, यहाँ पे बना है प्रथम स्टेज, द्वितीय और तृतीय, यहाँ पे हमने समझाया है। ओके, कर लोगे? इतना तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। तो फ्रांस का समाज तुम्हें समझ में आ गया? ओके सर। डस्टर देना। तो फ्रांस का समाज तुम लोगों को
बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है तुम लोगों को। देखो, फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फ्रांस की क्रांति के कुछ झलकियां 10th क्लास में भी हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारण। अब तुम लोगों को हमने जब पहली क्लास ली थी तो हमने तुम्हें बताया था कि इतिहास को हम लोग 4 भागों में पढ़ते हैं, और इतिहास को वो 4 भाग कौन कौन से थे तो हम इधर लिख रहे हैं। हाँ, नंबर 1 सामाजिक, ठीक है। नंबर 2 राजनीतिक, राजनैतिक, वेरी गुड। और नंबर 3 आर्थिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक। हाँ, सांस्कृतिक। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले सांस्कृतिक और अब आर्थिक। इस हिसाब से पूरे हिस्ट्री को हम कवर करते हैं। नोट्स भी ऐसे ही बनाएंगे। तो इतिहास को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अगर देखें, एक एक बार झलकी देखें, तो हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री हमारे दिमाग में छप जाएगी और फिर यहाँ का यही तुम्हें याद हो जाएगा। तो सबसे पहले डालो फ्रांसीसी, तुमने लिखा होगा फ्रांसीसी क्रांति के कारण। इसके बाद नंबर 1, उसमें हेडिंग में ही डालना है तुम्हें। नंबर 1 डालो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। सामाजिक कारण लिखा। तो सामाजिक क्या कारण थे, ऐसा क्या समाज में हो रहा था। अब सामाजिक में तुम्हें समाज देखना है, फ्रांस का समाज देखना है। तो समाज में ऐसी क्या व्यवस्था हुई थी जिससे फ्रांस के लोग खफा थे, अपने राजा थे। तो समाज में ऐसा क्या हुआ था, तो समाज में पहली घटना याद करो, हमने बताया था तुम्हें, मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था, मिडिल क्लास आ रही थी। हाँ, तो नंबर 1 कारण यही होगा, मध्यम वर्ग का उदय। वेरी गुड, उदय। यह पहली हेडिंग है तुम्हारी। तुमने क्या सबसे पहले डालोगा, फ्रांसीसी क्रांति के कारण। इसमें नंबर 1 डालना सामाजिक कारण, और इसे अगर 1 डाल चुके हो तो इसे ये डाल देना, मध्यम वर्ग का उदय। सही है, मध्यम वर्ग का उदय। अब थोड़ी बच्चों तुम्हें थोड़ा स्पीड से हाथ चलाना होगा क्योंकि हम थोड़ा जल्दी बोलेंगे। मध्यम वर्ग का उदय। ठीक है, मध्यम वर्ग का अब हम लोग उदय देखेंगे, और उदय में क्या देखेंगे कि मध्यम वर्ग कैसे उदय हुआ। ये तुम्हें पता है कि कोई बच्चा हमें बता सकता है कि मध्यम वर्ग कौन सा वर्ग आया था? कुछ जबकि आ रही दिमाग में? पेरिस के जो आए। मध्यम वर्ग क्या वो वर्ग था जो समुद्री व्यापार जिसने किया था? हाँ, विदेशी व्यापार, सूती और ऊनी वस्त्र। हाँ, सूती और ऊनी वस्त्रों से। अब सूती और ऊनी वस्त्रों से उन्होंने धन अर्जित कर लिया था। अब जब धन अर्जित कर लिया था तो उनकी, लेकिन धन तो उनके पास आ गया, धनी लोग तो हो गए थे, लेकिन सामाजिक स्थिति अभी भी उनकी निम्न थी। तो वो लोग चाहते थे कि भाई अब हमें राजनीति में भी थोड़ी हिस्सेदारी मिले, या हमारी भी सामाजिक स्थिति अब थोड़ी ऊपर हो। चलो लिखो, इसी में लिखो, फ्रांसीसी मध्यम वर्ग में फ्रांसीसी मध्यम वर्ग में फ्रांसीसी मध्यम वर्ग में
ना केवल व्यापारी व उद्योगपति शामिल थे, व्यापारी व उद्योगपति शामिल थे, बल्कि डॉक्टर, वकील, तथा इंजीनियर जैसे शिक्षित लोग भी देखो, इन लोगों ने रेशम तथा ऊनी वस्त्रों के व्यापार की जगह विदेशी व्यापार से लिखना, विदेशी व्यापार से रेशम तथा ऊनी वस्त्रों के विदेशी व्यापार से धन तो अर्जित कर लिया था, परंतु इनकी सामाजिक स्थिति निम्न ही थी। क्लियर हुआ? तो नंबर 1 पॉइंट अभी और इसमें थोड़ा और लिख लो, निम्न ही थी लिखा और लिख लो, ये लोग कुलीनों को सामाजिक व राजनीतिक विकास का बाधक मानते थे। अच्छा, क्या तुम कोई हमें बता सकता है समाज में ऐसा कोई दूसरा ऐसा कारण था कि जिससे समाज में लोग खफा थे, कुछ विशेष वर्गों के? देखो, सोचना तो पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तुम लोगों ने पूरी के पूरी फ्रांस की हिस्ट्री देखी है, हमने तुम्हें पूरी बताई है और पूरी तरीके से समझाई है, तो कोई ऐसा तुम्हें लग नहीं रहा कि दिमाग में ऐसे जोर दे रहा कि यहाँ ऐसा क्या स्थिति हुई होगी वहां? कोई ऐसा कारण किसी के दिमाग में थोड़ा से सोचोगे तो आएगा, और थोड़ा चिंतन मनन अगर करोगे तो दिमाग में ये चीजें आएंगी। अगर फ्रांस की क्रांति नहीं देखी, 1-2 बार जाके घर पे जाके देखो उसे। बिल्कुल सही। देखो, किसानों की स्थिति, किसानों एवं कामगारों की दयनीय स्थिति, किसानों तथा कामगारों की दयनीय स्थिति। बात समझ में आई? किसानों और कामगारों की बेचारों की दयनीय स्थिति नहीं थी। देखो कहां से दयनीय स्थिति थी,
वो तो सब हो गया। पादरी वर्ग भी टैक्स लेता था और कुलीन वर्ग भी टैक्स लेता था। और किससे लेता था? किसानों से। राजा तो लेता ही लेता था। तो किसानों की तो बहुत दयनीय स्थिति होगी। चलो इसी बात पे लिखो, पॉइंट लिखो। देखो फ्रांस की लगभग 80% जनता, 80% जनता किसान थी। जबकि 75%, 75% भूमि जमींदारों के पास। समझो, किसान है 80%, लेकिन टोटल भूमि का 75% तो जमींदारों के पास है। यानी किसानों को अपने खेतों को छोड़, अपने खेत तो है ही नहीं अब ज्यादा उनके पास, तो जिनके पास अपने खेत नहीं है वो जमींदारों के खेतों में काम करेंगे, बंधुआ मजदूर की तरह काम करेंगे। और जब उनके काम करेंगे तो उनके अंडर हो जाएंगे। अब वो जैसा कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। तो अब और लिखो, इसमें क्या लिख लिया? लास्ट हेडिंग बोलो। लास्ट जमींदारों के पास। जमींदारों के पास। और लिखो इसमें 75% भूमि जमींदारों के पास थी। किसानों को बंधुआ मजदूरों की तरह काम करना पड़ता था। और देखो, विभिन्न करों के बोझ तले दबे किसान एक वक्त का परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं उपलब्ध करा पाते थे। तो अगर क्वेश्चन आए फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे, तो यही चाहे दोनों चीजें लिख के छोड़ाना और नंबर तुम्हें मिल जाए। अच्छा, सामाजिक कारण समझ लिए तुम लोगों ने। अब जरा हम लोग राजनीतिक कारण समझे। राजनीतिक कारण क्या थे? अगर सामाजिक कारण समझ लिए तो अब भाई राजनीतिक कारण समझने पड़ेंगे। तो पहला राजनीतिक कारण क्या था? तो हेड डालो नंबर 2, राजनीतिक कारण। नंबर 2 डालो, राजनीतिक कारण। डाल लिया? डाल लिया? ओके सर। हाँ, अब नंबर ए हेडिंग तुम्हें डालनी है इसी के अंदर, वो है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था।
फ्रांस के शासन में क्या दोष था, तो जरा समझते हैं हम लोग। देखो, उस समय जो फ्रांस था, उस समय का जो फ्रांस था वो 40 प्रांतों में डिवाइड था। कितने प्रांतों में? 40 प्रांतों में डिवाइड था। समझो, फ्रांस 40 प्रांतों में डिवाइड था। अब सर, प्रांत, ये प्रांत क्या होता है? प्रांत बिल्कुल से प्रांत बता रहे हैं। जैसे कि हमारा देश इंडिया है, इंडिया के जो राज्य हैं उनको प्रांत कहेंगे। बात समझ में आया? जैसे उत्तर प्रदेश एक प्रांत है, तो ऐसे ही ये भी फ्रांस भी 40 प्रांतों में बटा हुआ था। समझो, ये 40 प्रांतों में बटा हुआ है। और इनकी कानून व्यवस्था भी अलग अलग थी। अब इतने से फ्रांस में ही 360 कितनी 360 इनकी कानूनी संविधाएं थी। मतलब 360 प्रकार के कानून थे, 360 कानून की किताबें थी। हमारे पूरी इंडिया के लिए संविधान एक बनाया गया है। इनके समझो 360 प्रकार के थे। जिसे हमारे, अगर हम लोगों को यहाँ कोई जुर्म कानून करता है तो उसके लिए आईपीसी है। तुमने सुना होगा, पिक्चरों में कहते हैं आईपीसी की सेक्शन इतने के तहत तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। पिक्चरों में सुना है, ताजिराते हिंद के तहत। तो ऐसे तो उनकी ये अलग अलग सजा थी। मतलब इस प्रांत में कोई काम करोगे तो अलग सजा मिलेगी, इस प्रांत में कोई जुर्म करोगे उसकी अलग सजा मिलेगी। तो कुल मिला के 360। ये भी एक दोष है, बहुत बड़ा दोष है। चलो लिखते हैं इसको। देखो हेडिंग डाली होगी तुम लोगों ने। देखो, इस समय फ्रांस 40 प्रांतों में बटा हुआ था। इस समय फ्रांस 40 प्रांतों में बटा हुआ था। तथा सभी के अपने रीति रिवाज थे। तथा सभी के अपने अपने रीति रिवाज थे। देखो, ऐसे प्रशासनिक दोषों के कारण देश की शासन व्यवस्था सही रूप में चलाना कठिन कार्य था। यहाँ लगभग 360 कानूनी संहिताएं, यहाँ लगभग 360 कानूनी संहिताएं थी। यहाँ लगभग 360 कानूनी संहिताएं थी। तो ये था हमारा पहला दोष। किसका? राजनीतिक कारण था पहला। दूसरा क्या कारण ऐसा बना होगा? देखो, फ्रांस की क्रांति का अगर कारण पूछा जाए तुमसे, तो तुम सिर्फ तत्कालिक कारण ही नहीं बताओगे। तात्कालिक कारण तो वही था कि जब राजा ने जनरल स्टेट्स की क्या की थी, असेंबली बुलाई थी, सभा बुलाई थी, और वहां पे सभी लोग आए थे, फिर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए थे, इसके बाद क्रांति हुई थी। मेन कारण तो वही था, लेकिन उसके पीछे अंदर धड़कती हुई कुछ और आग थी।
जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या होता है कि उसके अंदर पहले से ही लावा उबाले मारता है, वो जब एक्स्ट्रा जब ज्यादा हो जाता है तब वो एकदम बाहर निकलता है। यही कारण था, लोगों के अंदर पहले से ही गुस्सा क्रोध था इस सरकार के खिलाफ, इस राजा के खिलाफ बहुत अंदर पहले ही गुस्सा था। और वो कैसे कैसे था, तो समाज में ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे थे, इसके कारण था। दूसरा कारण राजनीतिक कुछ चेंजेस होंगे, उनके कारण होगा गुस्सा। तीसरा सांस्कृतिक भी कारण कभी कभी बन जाते हैं, सांस्कृतिक मतलब कुछ धार्मिक कारण रहे होंगे, और लास्ट कुछ आर्थिक कारण भी होंगे। तो इन सबको मिला के लोगों के अंदर जो गुस्सा पनपा, उसको उन्होंने एक मौका मिला और उन्होंने इकट्ठा उतार दिया, और इसी को हम लोगों ने क्रांति कह दिया। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था पहला राजनीतिक कारण था। दूसरा राजनीतिक कारण क्या था? शासकों की तानाशाही। दूसरा राजनीतिक कारण था शासकों की तानाशाही। शासकों की तानाशाही। अब इसमें लिखो तुम लोग, लिखो